ओके तो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। और हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन कोवैलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, थोड़ा सा टॉपिक जो हमने कोवैलेंट कंपाउंड का, कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो आपको बताया मेटल एंड नॉन मेटल के ही चैप्टर में, जबकि ये टॉपिक इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आयोनिक कंपाउंड इस टॉपिक में है, इस चैप्टर में है, मेटल एंड नॉन मेटल में, लेकिन फिर भी हमको डिफरेंस, एक थोड़ा मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम कोवैलेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, ठीक। वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स को, फिर भी हमें मोटा मोटा यहाँ भी समझ में आना चाहिए। जब हमने आयोनिक पढ़ा है तो थोड़ा सा कोवैलेंट भी पता होना चाहिए, ठीक। तो क्या डिफरेंस है आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में, ये तो मैंने आपको बता दिया। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब तो वो एलिमेंट ही रहेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म होगा एलिमेंट का। जैसे कि ऑक्सीजन भी आपस में शेयर कर लेते हैं और O2 बनाते हैं, तब तो ये क्या रहता है? एलिमेंट ही रहता है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन जब इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में शेयरिंग करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मैंने बताया था आपको पोलर कोवैलेंट भी बताया था आपको, पोलर कोवैलेंट, तब बनता है कोवैलेंट बॉन्ड और इस तरह जो HCl फॉर्म होता है ये कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है। चलो ठीक है, तो डिफरेंस मोटे मोटे से डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स, कोवैलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड्स। तो एक तरफ मैं कोवैलेंट डाल रहा हूं, एक तरफ आयोनिक। चलो इधर मैंने डाल दिया आयोनिक कंपाउंड्स। और इधर हम देखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। पहले तो डिफरेंस हमें पता ही है, जैसे कि आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। पहले आयंस का फॉर्मेशन होगा, फिर वो आयंस क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके वो कंबाइंड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक कोई डोनेट करेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इससे क्या बनेगा? एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, जैसे कि हमारा NaCl बन जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया कि आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स formed by the ions या opposite ions, opposite ions by the formation of ions, ठीक है, ठीक है, by the formation of ions due to gain or lose of electrons, due to gain or lose of electrons, चलिए by the formation of ionic bond, ये लिख लो, ठीक है। ionic bond by gain or lose of electrons, इस तरह से फॉर्म होते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स। जैसे कि सोडियम है, 11 होते हैं इसके पास, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 281 बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग 281 हो गया, ठीक है। 281 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, और क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन क्या करेगा? Cl में 17 होते हैं, 17 तो ये हो गया 2 8 7 यहाँ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बाय नीड है, मैं नीड को ऐसे दिखाता हूँ
इनवर्ट एरो, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड। और ये क्या है, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो भाई दोनों क्या करेंगे, Na बनेगा Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन अपने वहां से हटाएगा, और Cl वही एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक्सेप्ट करेगा, और Cl नेगेटिव बनाएगा, और इनके बीच में आ गया ये आयोनिक बॉन्ड। क्या बन जाएगा, हाँ, इस तरह से ये बना लेंगे NaCl, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। ठीक। दूसरा, यहां हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनेगा। कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स formed by the formation of covalent bond. Covalent bonds by the sharing of electron, by the sharing of electron, by the equal sharing of electron. ठीक है, यहाँ दो डिफरेंट एटम्स के बीच में, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के बीच में क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि HCl, जैसे क्या हो जाएगा, HCl CO2, ठीक है, CO2 HCl। तो फॉर एग्जांपल CO2, यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास, कार्बन का अगर हम देखें कार्बन, तो कार्बन में कितने होते हैं टोटल, 6, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें बोहरबड़ी के अकॉर्डिंग टू 4, ये ना तो 4 गेन करेगा ना 4 लूज करेगा। भाई 4 है ना, अगर 4 से ज्यादा होता तो लूज कर ले, गेन कर लेता, 4 से कम होते तो लूज कर देता, लेकिन यहाँ तो 4 है, मामला टक गया, है नहीं। भाई 4 है, क्या करे, ना तो देगा ना लेगा, तो क्या करेगा, शेयर करेगा। एक और उस पर ऑप्शन है ना शेयरिंग का, तो शेयर करेगा। अच्छा, ऑक्सीजन है, इस बार 8 होते हैं, बोरबड़ी के अकॉर्डिंग इसका भी कंफिगरेशन किया तो ये आया 2 6। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था भाई, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन कोई देने वाला मिले तब ना। गेन करेगा कहां से, कोई देगा इसको इलेक्ट्रॉन तभी तो, अरे गेन कहां से करेगा, कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो गेन करेगा। अब है ही नहीं कोई देने वाला इलेक्ट्रॉन, तो क्या है यहां पर, तो ये CO2 है, तो इसमें क्या करें, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, लेकिन उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो फिर इसके पास भी एक ही रास्ता बचता कि ये भी इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले। ठीक है, तो कार्बन के पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं सिंबल के चारों तरफ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, उसके पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, आउटर मोस्ट में, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का, और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर अनदर ऑक्सीजन का, और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किए, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोरबरी को फॉलो कर गया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बोरबरी को फॉलो कर गया। कार्बन ने दोनों ऑक्सीजन से 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, कार्बन ने दोनों ऑक्सीजन से 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो कार्बन क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन के से 2 2 इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में ले लेगा। ठीक, यहां क्या बन गया, यह बन गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मींस CO2। तो ऐसे फॉर्म होता है कोवैलेंट कंपाउंड। क्या फॉर्म होता है, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया, ठीक है, एक डिफरेंस समझ में आ गया कि कोवैलेंट कैसे फॉर्म होते हैं और आयनिक कैसे, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, सेकंड नोट करें, तो सेकंड जो डिफरेंस है दोनों में वो क्या है, कोवैलेंट और आयनिक में,
बताओ क्या हो सकता है। एक कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं क्रिस्टलाइन नेचर के। कैसे होते हैं? क्रिस्टल्स। आयनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स। अगर अपीयरेंस की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस, ये तो था फॉर्मेशन। ये क्या था? फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट था फॉर्मेशन का। दूसरा पॉइंट है अपीयरेंस का या फिजिकल स्टेट का। फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो फिजिकल स्टेट में क्या है? कोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब उनके क्रिस्टल्स मिलेंगे, जैसे कि सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते नहीं सॉल्ट के क्रिस्टल्स। तो सॉल्ट क्रिस्टल्स की तरह इसकी आयनिक कंपाउंड जो होता है, तो आयनिक कंपाउंड्स में क्रिस्टल्स होते हैं। अगर हम इसको कट करें तो शार्प एज मिलेगी, टूटेगा। तो यहां पर कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर बात करें तो ये अमॉर्फस होते हैं। कैसे होते हैं? अमॉर्फस। इरेगुलरिटी होती है। यहाँ जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? रेगुलर अरेंजमेंट। या हम लिख दें ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और ये क्या होगा? कोवलेंट कंपाउंड्स या तो वो गैस और लिक्विड होंगे, या तो वो क्या होंगे? मोस्टली गैस और लिक्विड होते हैं। लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं? अमॉर्फस होते हैं। कैसे होते हैं? अमॉर्फस। कोवलेंट कंपाउंड्स आर अमॉर्फस इन नेचर ड्यू टू irregular arrangement of particles. Due to irregular arrangement of particles. ठीक है, पार्टिकल्स के इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ये अमॉर्फस होते हैं। कैसे होते हैं? अमॉर्फस, अमॉर्फस। और ये जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। नोट कर लिया, छाप लिया, उड़ा दूं ऊपर से? ठीक। तो भाई ये तो हो गई हमारी फॉर्मेशन और फिजिकल स्टेट की बात। अगर हम करें हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, वन मोर डिफरेंस, थर्ड, वन मोर डिफरेंस, जो कोवलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो होंगे हार्ड। कैसे होंगे? हार्ड। कोवलेंट आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड। क्यों हार्ड होंगे? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। उनके बीच में क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो कोवलेंट सॉरी आयनिक कंपाउंड्स आर generally hard because of high attraction force between the opposite ions. Because of high attraction force between the high attraction force between the opposite ions. जो अपोजिट आयंस है उनके बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि चार्ज होता है, अपोजिट आयंस पे चार्ज होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, तो हाई अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। लेकिन कोवलेंट में ऐसा कोई चार्ज वार्ज होता नहीं है। ठीक है, चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। दे आर नॉट हार्ड, दे आर नॉट हार्ड। पहले तो वो ज्यादातर क्या होते हैं? लिक्विड और गैसेस होती हैं। जो सॉलिड होते भी हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो
कोवलेंट कंपाउंड्स are generally soft, they are not hard. क्यों? क्योंकि वहां कोई अपोजिट आयंस नहीं है, तो कोई हाई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, हाई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। ठीक है। फोर्थ, सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स का क्या, जब वो हार्ड है तो फिर उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स have high melting and boiling point, high melting point and boiling point, high MPBP। ठीक है, इनका हाई MPBP होता है ड्यू टू हाई अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अपोजिट आयंस। वही रीजन है, ड्यू टू हाई अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अपोजिट आयंस। ठीक है, अपोजिट आयंस, हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है अपोजिट आयंस के बीच में, इसकी वजह से क्या होता है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, थोड़ा हाई हो जाता है एज कंपेयर टू द कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, यहां पर देखें तो कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है? क्योंकि यहां पर कोई अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हाई नहीं होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वन मोर डिफरेंस, सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें कि कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी देखें तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, और सॉरी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। किसमें डिसॉल्व होते हैं? पोलर। पोलर मैंने आपको बताया हुआ है कि पोलर कौन से होते हैं, आपको बताया ना पोलर। पोलर कौन से होते हैं? जिसमें अपोजिट आयंस जनरेट हो जाते हैं, पोल्स जनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो एलिमेंट, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो उन पर क्या होता है, फोर्स जनरेट हो जाते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है, जैसे कि मैंने बताया वाटर में। ठीक है, अभी बता रहा हूं। तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar compounds, polar compounds like water। इसकी तरह जैसे कि वाटर। पोलर क्या है? देखो, वैसे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? देखो, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पर दो पेयर होंगे लोन पेयर ऑक्सीजन के। पता था ना लोन पेयर? लोन पेयर क्या होते हैं? जो अनशेयर्ड रह जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड रह जाते हैं, उनके पेयर को हम लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, लोन पेयर। ये क्या है, इनके बीच में हुई है शेयरिंग। यहां क्या हुई है? शेयरिंग। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? टू टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सॉरी वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। कितने की? वन इसका और वन इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कैसा है? हाई
इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हम कहें इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब यार इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। तो अभी जब ये बीच में थे, अगर बीच में होते तो किसी पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ना किसी ने अपनी तरफ खींचा है, ना किसी की तरफ इलेक्ट्रॉन आया, ना किसी तरफ इलेक्ट्रॉन गया। भाई ना किसी की तरफ इलेक्ट्रॉन आया, ना किसी की तरफ इलेक्ट्रॉन गया। लेकिन क्या करेगा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी करीब खींच लेगा इस तरह से, और ये भी ऐसे ही करेगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दूर हो जाएगा। देखो, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर हो जाएगा, ऑक्सीजन के करीब आ जाएगा। तो हम देखें, अगर अगर कोई हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, इनके यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने आपसी सहमति से शेयरिंग करने के बाद यहाँ रखे इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया ताकतवर। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से दूर भागेगा तो इस पर कैसा चार्ज आता जाएगा? पॉजिटिव। और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जाएगा, इस पर क्या चार्ज आता जाएगा? नेगेटिव। लेकिन बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता तो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाता, और ये बिल्कुल लूज कर देता तो कंप्लीटली पॉजिटिव आयन फॉर्म होता। लेकिन ये इससे बिल्कुल लूज हुआ नहीं, और इसने भी कंप्लीटली नहीं गेन किया, ये नहीं बिल्कुल उससे निकाल लिया हो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को। तो क्या हुआ? पार्शियली, क्या कहेंगे, पार्शियल चार्ज आ गया, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां पर देखो, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव। और इन्हीं को कहते हैं पोल्स। इनको क्या बोलते हैं? पोल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? पोल्स। और तो इसका मतलब ये जो H2O है ये हो जाएगा पोलर कंपाउंड। H2O क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में क्या जनरेट हो रहे हैं? पोल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्यों पोल फॉर्म हो रहे हैं? अच्छा, ये पोल किस में फॉर्म होंगे? किस तरह कंपाउंड फॉर्म होंगे? जहां पर एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा। क्लियर है? तो फिफ्थ वाला अगर इधर देखें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर। कोवेलेंट किसमें सॉल्युबल होंगे? ये पोलर में सॉल्युबल है, तो ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर solvents like बेंजीन। जैसे कि बेंजीन होता है नॉन पोलर, तो उसमें डिसॉल्व होंगे बेंजीन। बेंजीन हो गया, ये सिंबल है। तो सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गया, सॉल्युबिलिटी 5 हो गए। एक और डिफरेंस है कंडक्टिविटी का। किसका? कंडक्टिविटी। क्योंकि भाई यहां पर आयंस होते हैं, यहां पर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस पर चार्ज होता है, कंडक्शन नहीं होगा जहां चार्ज होगा, जो चार्ज कैरियर मिलेगा। ठीक है, तो 6th पॉइंट ये उड़ा दूं? ओके। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी में क्या है? आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कब कब कंडक्ट करते हैं? ये भी तो क्वेश्चन है कि कब कंडक्ट करेंगे, क्या हमेशा ही कंडक्ट करेंगे?
जब वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर में डिसॉल्व होंगे, या फिर वो मोल्टन स्टेट में होंगे। मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई फॉर्म में, ठीक है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर aqueous solution or in molten state मतलब या तो वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, वो डिसॉल्व हो वाटर में डिसॉल्व हो, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होंगे। जैसे NaCl की बात करूं मैं, NaCl सॉलिड फॉर्म, NaCl की क्या है, सॉलिड फॉर्म, नो आयंस प्रेजेंट। अभी कोई आयन नहीं है उसमें, सॉलिड फॉर्म में तो कोई आयन नहीं दिख रहा है, मतलब नो चार्ज मतलब नो कंडक्शन। क्लियर है। दूसरी बात अगर ये होती, NaCl अगर वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये Na पॉजिटिव एक्वस आयन में टूटता है और Cl नेगेटिव एक्वस आयन में टूटता है, ठीक है। या फिर हम कहें NaCl को हीट करें तो ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है, Na आयन फ्री हो जाता है और Cl नेगेटिव आयन फ्री हो जाता है, ठीक। इन दोनों ही केस में क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं, फ्री आयंस में क्या होता है, हैविंग चार्ज, जो कि क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, बात समझ आ गई? इतना समझ में आ गया भाई। NaCl जब सॉलिड फॉर्म में था उसमें कोई आयंस प्रेजेंट नहीं थे। NaCl सॉलिड फॉर्म में है, कोई आयंस प्रेजेंट नहीं, मतलब सेपरेट नहीं है, वो एक कंपाउंड फॉर्म में है। कोई आयंस नहीं था तो उस पर कोई चार्ज भी नहीं था, चार्ज नहीं था तो कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज। लेकिन जब उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में तो आयंस फ्री हो गए, एक्वस फॉर्म में वो ब्रेक हो गया, टूट गया, आयंस में चार्ज मिल गया, फ्री चार्ज मिल गया। या फिर हमने जब उसको हीट किया बहुत ज्यादा तो वो मोल्टन स्टेट में आ गया, तो भी आयंस क्या हो गए, फ्री हो गए। दोनों ही केस में फ्री आयंस मिल जाते हैं। फ्री आयंस मिलेंगे तो दे आर हैविंग चार्ज, व्हेन दे आर हैविंग चार्ज इट मींस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ओके। अगर यही बात हम देखें कोवेलेंट कंपाउंड्स में, तो वहां कोई फ्री आयंस नहीं होते, कोई चार्ज नहीं होता कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर कोई चार्ज भी नहीं होता है। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स Covalent compounds do not conduct electricity. Covalent compounds do not conduct electricity. Covalent compounds do not conduct electricity. क्यों नहीं करेंगे? Because there are no ions, free ions. ठीक है? Because free ions to carry, by कंडक्शन लिए क्या जरूरी है, चार्ज कैरी करना, टू कैरी चार्ज। देयर इज नो फ्री आयन टू कैरी चार्ज को ले जाने के लिए कोई फ्री आयन नहीं है, और फ्री आयन नहीं होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारे डिफरेंस थे बिटवीन
कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। और हमारा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया है। ठीक, और इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना, बना लेना।